हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी के इस नई वीडियो में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, यानी इसको इंग्लिश में हम कहेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है प्यारे बच्चों, ये जो टॉपिक है आपके बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि यह क्वेश्चन जो है हर बार आपके बोर्ड के एग्जाम में आता है, साथ में इसका न्यूमेरिकल भी देता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, यानी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की परिभाषा क्या होती है। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया कि सरल सूक्ष्मदर्शी की अपेक्षा अधिक आवर्धन पाने के लिए एक के लेंस के स्थान पर दो या दो से अधिक लेंसों का उपयोग करते हैं। यानी कि जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी उसमें केवल एक लेंस होता है, तो वहाँ पर उसकी जो आवर्धन का जो मान होता है वो कम होता है। ठीक है, तो इसलिए हमें उसके आवर्धन क्षमता का मान बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, एक लेंस के स्थान पर हम क्या करते हैं, दो या दो से अधिक लेंसों का उपयोग करते हैं। तो फिर आगे कहा जा रहा है कि इसमें एक लेंस दूसरे लेंस के प्रभाव को बढ़ाता है, यानी कि जो पहला जो लेंस होगा वो दूसरे लेंस के प्रभाव को बढ़ाता है। अभी हम लोग चित्र में देखेंगे, ठीक है, समझेंगे। फिर आगे कह रहा है, पहले थ्योरी समझ लें। फिर इसमें कहा जा रहा है कि इस प्रकार के संयोजन के द्वारा निकट की अत्यधिक छोटी वस्तुओं के बड़े प्रतिबिंब देखे जाते हैं। यानी जब हम क्या करते हैं, एक लेंस के स्थान पर दो या दो से अधिक लेंसों को जोड़ देते हैं तो उसका प्रभाव क्या होता है, बढ़ जाता है, और जो नज़दीक की जो सबसे बहुत अत्यधिक छोटी वस्तु होती है उसका प्रतिबिंब हमें क्या करता है, बड़े आकार में दिखाई देता है। तो इस व्यवस्था को हम क्या करते हैं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे चित्र बना दिया है, तो इसको चित्र में समझ लें। तो ये हमारा कुछ संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का किरण आरेख है। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में केवल एक लेंस लगा होता है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, आवर्धन क्षमता कम प्राप्त होती है हमें। तो इसलिए आवर्धन क्षमता के मान को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, एक लेंस के स्थान पर दो या दो से अधिक लेंस को लगा देते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि दो लेंस लगे हैं। पहला लेंस है अभिदृश्यक लेंस और दूसरा जो लेंस है वह नेत्रिका लेंस, जो कि यह आँख की ओर होगा, और ये जो अभिदृश्यक लेंस है जो कि वस्तु की ओर होगा। बात समझ में आई। तो इसलिए अब यहाँ पर क्या किया गया है कि जब दो या दो से अधिक लेंस लगा दिया गया तो इसमें क्या होगा कि लेंस की जो क्षमता होगी वह क्या करेगा, बढ़ जाएगी। तो जिससे जो नज़दीक की जो छोटी वस्तु है, जैसे यहाँ पर पी क्यू छोटी वस्तु ली गई है, तो इसका प्रतिबिंब ये क्यू डैश पी डैश बनाए, और ये दूसरे लेंस जो बड़ा वाला जो दूसरा लेंस है नेत्रिका लेंस, इसके प्रभाव को यानी कि ये वाला लेंस क्या करेगा, बढ़ा देगा, और इस छोटी वस्तु का प्रतिबिंब ये हमें बड़े रूप में ये प्राप्त हो जाता है। बात समझ में आई। तो इसलिए इस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। बात समझ में आई। तो चलिए हम लोग अब इसकी बनावट को समझें। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया है, हेडिंग डाली गई है बनावट। ठीक है, तो इसमें लिखा गया है कि इसमें धातु की एक लंबी बेलनाकार नली होती है। ठीक है, इसमें एक क्या होती है, धातु की लंबी और बेलनाकार नली होती है, जिसके एक सिरे पर कम फोकस और वह दूरी, ठीक है, जिसके सिरे पर कम फोकस दूरी वह छोटा द्वारक का उत्तल लेंस ओ स्थित होता है। यानी कि इसमें एक लंबी और बेलनाकार नली होती है जिसके एक सिरे पर छोटा व कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस ओ लगा होता है, यानी कि स्थित होता है। यानी कि जैसा कि यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हो, यहाँ पर भी कि इसमें क्या है, ये छोटा सा लेंस लगा है जिसकी कम फोकस दूरी है, और ये उत्तल लेंस है, और ये यहाँ पर नाम लिखा गया है ओ। ठीक है, फिर कह रहा है कि इसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। यानी कि इसको हम क्या करते हैं, जो छोटा वाला लेंस होता है यानी जो वस्तु की ओर होता है उसको हम अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। फिर इसके बाद नली के कह रहा है कि नली के दूसरे सिरे पर एक अन्य नली लगी होती है। इस नली के बाहर वाले सिरे एक अन्य उत्तल लेंस ई के साथ होता है। यानी कि ये जो बाहर की जो दूसरी नली होती है वहाँ पर एक थोड़ा बड़ा उत्तल लेंस लगा होता है जो कि नेत्र की ओर यानी आँख की ओर होता है, इसलिए उसे नेत्रिका लेंस कहते हैं। और ये हमारा क्या है, बड़े आकार का लेंस होता है जिसको ई नाम दिया गया है। फिर कह रहा है कि जिसकी फोकस दूरी व द्वारक अभिदृश्यक लेंस की अपेक्षा बड़ा होता है। यानी कि जिसकी फोकस दूरी और ये फोकस दूरी और जो अभिदृश्यक लेंस होता है वह इससे क्या होगा, बड़ा होगा। अभिदृश्यक लेंस से यह क्या होगा, बड़ा होगा। फिर आगे कहा जा रहा है कि यह लेंस आँख की ओर होता है। यानी कि ये जो नेत्रिका लेंस है यानी जो बड़ा वाला लेंस है ये आँख की ओर होता है।
अतः इसे नेत्रिका लेंस भी कहते हैं। अतः इसे हम क्या कहते हैं, नेत्रिका लेंस भी कहते हैं, क्योंकि आँख की ओर होता है जहाँ पर हम क्या करते हैं, वस्तु को देख पाते हैं, तो इसलिए इसे हम नेत्रिका लेंस भी कहते हैं। और आगे कहा जा रहा है कि पूरी नली आगे पीछे खिसकाने के लिए एक दंड चक्र व्यवस्था होती है। यानी कि इस नली में क्या होता है, आगे पीछे खिसकाने के लिए एक दंड चक्र की व्यवस्था होती है। यानी कि कुछ, इसको मैं रफ में बना करके दिखा दे रहा हूँ, जो व्यवस्था होती है, यानी कि कुछ व्यवस्था इस तरह से होती है। यानी कि एक लेंस छोटा सा लेंस होगा, दूसरा लेंस क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है, इस तरह से जुड़ा होता है, ठीक है। यानी कि इसकी जो व्यवस्था कुछ इस प्रकार से होती है, ठीक है, इस तरह से बन दिखा दे रहा हूँ ये, ठीक है, कुछ ये व्यवस्था होती है, ठीक है। तो ये वस्तु की ओर होता है, इसलिए इसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं, ठीक है, अभिदृश्यक। और ये वाला जो बड़ा वाला लेंस होता है, ये आँख की ओर होता है, तो इसलिए नेत्रिका लेंस कहते हैं, ठीक है। और ये जो व्यवस्था होती है, एक दंड चक्र के द्वारा इसको लगाया गया होता है, जो कि इस नली को हम क्या करते हैं, आगे पीछे खिसका सकते हैं, ये कहा गया है। तो यही संरचना यहाँ पर कुछ इस तरह से प्रदर्शित की गई है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसके आवर्धन क्षमता का मान का डेरिवेशन करेंगे, कि यानी कि इसकी आवर्धन क्षमता कितनी होगी, ठीक है। तो आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र मैं बता दूं, थोड़ा सा निकालने के लिए कुछ बेसिक चीज़ है जिसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ जानना है, दर्शन कोण, ठीक है, दर्शन कोण, जो कि इसको जानना बहुत ज़रूरी है। दर्शन कोण, दर्शन मतलब होता है देखना, ठीक है। यानी कि अगर हम किसी वस्तु को देख रहे हैं तो उसका कोण हमारी आँखों पर कितना बनेगा, ठीक है, तो उसी को हम दर्शन कोण कह रहे हैं। तो अगर मान लीजिए कि ये हमारी आँख है, ठीक है, ये हमारी आँख है, और इससे क्या हो रहा है, कुछ दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, ठीक है, मान लेते हैं यह एक वस्तु है। तो इस वस्तु और हमारी आँख के बीच में जो कोण बनेगा वह क्या कहलाएगा, दर्शन कोण कहलाएगा, ठीक है। वस्तु अगर आँख से, अगर मान लीजिए कि हमसे क्या है, वस्तु अत्यधिक दूरी पर स्थित है, तो दर्शन कोण क्या होगा, छोटा बनेगा। अगर वस्तु हमारे पास यानी जितने नज़दीक में होगा, अगर मान लेते कि यही वस्तु यहाँ पर आ गया, तो ये देख लो कि दर्शन कोण इतना क्या हो गया, बढ़ गया। तो यानी इससे यह स्पष्ट होता है कि वस्तु जितनी दूर स्थित होगी तो आँख पर बना दर्शन कोण छोटा होगा। अगर आँख पर दर्शन कोण छोटा बन रहा है तो इसका मतलब समझो कि वस्तु क्या होगा, छोटा दिखाई देगा। अगर आँख पर दर्शन कोण क्या होगा, बड़ा बनेगा, तो इसका मतलब कि वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या होगा, बड़ा दिखाई देगा। यानी कि इस चित्र से स्पष्ट है कि अगर यह वस्तु दूरी पर स्थित है तो इस पर दर्शन कोण क्या होगा, छोटा बनेगा। अगर यही वस्तु हमारी आँखों के पास में हो तो दर्शन कोण क्या होगा, बड़ा बनेगा, ठीक है। और इसकी आवर्धन क्षमता ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है बीटा m बराबर बीटा अपान अल्फ़ा, ठीक है, जहाँ पर बीटा क्या है, प्रतिबिंब द्वारा आँख पर बना दर्शन कोण है, और अल्फ़ा जो है वह वस्तु द्वारा आँख पर बना दर्शन कोण होता है, ठीक है। ये हमारा आवर्धन क्षमता है, यानी कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी हो या खगोलीय सूक्ष्मदर्शी हो या दूरदर्शी हो या फिर संयुक्त या और सरल सूक्ष्मदर्शी हो, तो उनके लिए आवर्धन क्षमता का सूत्र यही होता है कि m बराबर बीटा अपान अल्फ़ा। बीटा क्या है, प्रतिबिंब द्वारा आँख पर बना दर्शन कोण है, और अल्फ़ा क्या है, वस्तु द्वारा आँख पर बना दर्शन कोण है, ठीक है। तो ये सूत्र की सहायता से हम क्या करेंगे, इनकी आवर्धन क्षमता का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो अब हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र का निगमन करेंगे, ठीक है। तो इसके सूत्र के निगमन के लिए हमें ये चित्र की आवश्यकता पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पर चित्र बना रखा है, तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता, ठीक है, आवर्धन क्षमता। तो आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र मैंने अभी बताया, m बराबर बीटा अपान अल्फ़ा होता है, ठीक है। तो इसको हम मान लें समीकरण नंबर 1,
ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा, अल्फ़ा और बीटा का मान अगर हमें पता हो जाएगा तो हम आवर्धन क्षमता ज्ञात कर सकते हैं। जहाँ पर बीटा क्या होता है, प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण होता है, और अल्फ़ा बराबर जो होता है वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण होता है। तो यानी कि प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण और वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण के अनुपात को ही हम क्या करते हैं, आवर्धन क्षमता कहते हैं। ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, चित्र से अल्फ़ा और बीटा के मान निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें बीटा का मान चाहिए, फिर अल्फ़ा का। तो देख रहे हो बीटा का मान निकालने के लिए त्रिभुज P डबल डैश Q डबल डैश और ये E से, ठीक है, इससे हम क्या करें, बीटा का मान निकाल लें। तो लिखेंगे त्रिभुज P डबल डैश Q डबल डैश E से, या में लिख दें, ठीक है, इससे निकाल लें। तो लिखेंगे tan बीटा बराबर, सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो लंब देख रहे हो, इस बीटा के सामने की भुजा ये Q डबल डैश P डबल डैश है, तो ये हमारा क्या होगा, लंब बटे लंब होगा। तो ये हो जाएगा Q डबल डैश P डबल डैश बटे, ये आधार क्या होगा, Q डबल डैश E होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे Q डबल डैश E बराबर, अब ये देख रहे हो एक भुजा Q डैश P डैश ये भी है, तो इसके यहाँ पर बना ये जो कोण है बीटा, ठीक है, तो बीटा के सामने की भुजा ये भी तो होगी, तो ये भी हमारा क्या होगा, लंब ही होगा। तो इसको भी लिख सकते हैं Q डैश बटे P डैश बटे Q डैश E, ये लिख सकते हैं। तो लिखेंगे छोटे कोण के लिए, छोटे कोण के लिए, छोटे कोण के लिए, तो छोटे कोण के लिए बस क्या करिए, यहाँ से tan वाला पद हटा दीजिए, बाकी सब कुछ ये ही लिख दीजिए। तो हो जाएगा बीटा बराबर Q डैश P डैश बटे Q डैश E, ठीक है, Q डैश E, इसको मान लें समीकरण नंबर 2। अब ये हमें पता हो गया बीटा का मान। अब हमें चाहिए अल्फ़ा का मान। तो अल्फ़ा का मान निकालने के लिए ये वाला चित्र हमें देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर देख रहे हो त्रिभुज PQO से, ठीक है, क्योंकि यहाँ से अल्फ़ा है तो अल्फ़ा का मान निकल जाएगा त्रिभुज PQO से, ठीक है। तो लिखेंगे त्रिभुज PQO से, तो ये हो जाएगा, डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ अल्फ़ा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब क्या है, PQ है, इसके सामने की भुजा ये क्या है, ये अल्फ़ा कोण बना था, इसके सामने की भुजा PQ है, तो ये हमारा लंब होगा। तो PQ बटे क्या हो जाएगा, आधार क्या होगा, QO, तो ये हो जाएगा QO, ठीक है। और यहाँ पर देख रहे हो QO बराबर, इस चित्र में मान क्या होता है, D होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं PQ बटे D, समीकरण नंबर 3। अब समीकरण नंबर 2 और 3 यानी अल्फ़ा और बीटा का मान समीकरण नंबर 1 में रखते हैं, क्योंकि हमें अल्फ़ा और बीटा का मान चाहिए था आवर्धन क्षमता ज्ञात करने के लिए। तो देख रहे हैं अल्फ़ा और बीटा का मान पता हो गया, तो यहाँ पर रख दें। तो लिखेंगे अल्फ़ा तथा बीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए। तो ये हो जाएगा M बराबर बीटा का मान ये है Q डैश P डैश बटे Q डैश E, ठीक है, पूरे का बटा ये मान रख दीजिए। तो ये हो जाएगा PQ अपान D, यानी इसका भाग करेंगे तो ये वाला D क्या हो जाएगा, पद ऊपर चला जाएगा, PQ नीचे हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं M बराबर, इसको लिखा जा सकता है M बराबर Q डैश P डैश बटे Q डैश E गुणे ये D ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा D अपान PQ, इतना मान हो गया, ठीक है, ठीक है। तो अब आगे देखिए, यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि यहाँ पर देख रहे हो कि ये जो त्रिभुज है PQO और ये जो त्रिभुज है P डैश Q डैश O, दोनों क्या हैं, समरूप त्रिभुज हैं, ठीक है। तो लिखेंगे चूँकि
ठीक है, लिखेंगे चूँकि त्रिभुज ओ क्यू पी समरूप त्रिभुज है। त्रिभुज क्यू, यहाँ से त्रिभुज ओ क्यू पी डैश, त्रिभुज ओ क्यू, यहाँ से देखिए त्रिभुज ओ क्यू डैश पी डैश। ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज है, तो यानी जो दोनों त्रिभुज है ये समरूप हैं, तो समरूपता का नियम लगा दीजिए। तो समरूपता का नियम लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले ये वाला त्रिभुज यानी पी क्यू। ठीक है, तो यहाँ पर समरूपता का नियम लगाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा, तो यहाँ पर लगा दीजिए समरूपता का नियम। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर क्यू डैश पी डैश लिखेंगे, क्यू डैश पी डैश बट्टे इसका लंब यानी ये, तो ये हो जाएगा पी क्यू बराबर आधार है इसका क्या हो जाएगा, इसका आधार क्या होगा ओ क्यू डैश। ठीक है, ओ क्यू डैश, तो ये हो जाएगा ओ क्यू डैश बट्टे इसका आधार ओ क्यू, ओ क्यू। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, यहाँ पर एक चीज़ देखिए, यहाँ से इसको हम थोड़ा सा परिवर्तित कर दें, इसको इसके जगह पे लिख दें और इसको इसके जगह पे लिख दें, तो ये हो जाएगा m बराबर क्यू डैश पी डैश बट्टे पी क्यू गुणे ये हो जाएगा d अपान क्यू डैश ई। इतना हमने लिख दिया। तो अब ये देख रहे हो कि क्यू डैश पी डैश अपान पी क्यू बराबर कितना है, यहाँ से देखिए क्यू डैश पी डैश बट्टे पी क्यू बराबर हमारा मान ये होता है। तो हम इसके जगह पे ये वाला मान रख सकते हैं, क्योंकि ये देख रहे हो इससे हमें ये वाला मान प्राप्त हो गया है। तो लिख देंगे इसलिए m बराबर, अब हम क्या करेंगे इसके स्थान पे ये वाला मान रखेंगे, तो ये रख दीजिए, तो हो जाएगा ओ क्यू डैश बट्टे ओ क्यू गुणे ये वाला d अपान क्यू डैश ई। ठीक है, अब इसी में क्या करें, चिन्ह परिपाटी के आधार पर अब सभी मान इस चित्र से रख दीजिए। तो यहाँ पर रखिए, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है m बराबर, तो ये लिखा है ओ क्यू डैश, तो चित्र में देखिए ओ क्यू डैश, ओ क्यू डैश बराबर कितना है V0 है, और ये लेंस के बाएं तरफ बना है, दाएं तरफ है, तो इसलिए प्लस में होगा, तो ये हो जाएगा V0 बटे ये क्या लिखा है ओ क्यू, तो यानी कि ओ क्यू, ये ओ क्यू क्या है वस्तु की दूरी यानी कि U0 है, तो U0 का मान ये लेंस के बाईं ओर है तो माइनस में लिखेंगे, तो माइनस U0 गुणे, और ये जो D है D को भी अब यहाँ पर माइनस के साथ ही लिखेंगे, डी भी क्या होगा माइनस में लिया जाएगा, क्योंकि ए भी देख रहे हो बाईं ओर है। ठीक है, अब ये देख रहे हो क्यू डैश ई, तो यहाँ पर लिखा है क्यू डैश ई, तो क्यू डैश ई का मान क्या है VUE है, तो यहाँ पर लिख देंगे। ये भी देख रहे हो कि इसके लिए वस्तु का कार्य कर रहेगा नेत्रिका लेंस के लिए, तो ये नेत्र यानी कि ये लेंस के बाईं ओर है, तो इसलिए ये भी माइनस हो जाएगा UE। ठीक है, तो ये माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m बराबर V0 माइनस अपान U0, और ये कोष्टक में हो जाएगा D अपान UE। ठीक है, तो ये हमारा एक तरह का आवर्धन क्षमता का सूत्र निकल कर के आ गया। ठीक है, इसको हम मान लें समीकरण नंबर 4। तो अब देख रहे हो कि ये हमारा आवर्धन क्षमता के सूत्र का निगमन हो गया। तो अब कुछ इसमें स्पेशल कंडीशन है उसके बारे में देखें। तो इसमें स्पेशल कंडीशन में क्या होगा, तो पहली पॉइंट जो होगा यहाँ पर लिख देंगे विशेष परिस्थितियाँ या स्पेशल कंडीशन। तो विशेष ये इस तरह से विशेष परिस्थितियाँ। ठीक है, विशेष परिस्थितियाँ यानी स्पेशल कंडीशन में जो होगी, पहली कंडीशन ये होगी कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट
स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी कैपिटल डी पर बनता है तब, ठीक है। ये कंडीशन होगी कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी कैपिटल डी पर बनता है तब उसके लिए कंडीशन क्या हो जाएगी। तो यहाँ पर जो v का मान होगा वह किसके बराबर होगा, कैपिटल डी के बराबर होगा, वो भी माइनस के साथ ही लिखा जाएगा। और जो u का मान होगा वह माइनस यू ई के बराबर होगा और जो f का मान होगा वह एफ ई के बराबर होगा, ठीक है। तो अब लिखेंगे लेंस सूत्र से, ठीक है। यदि आप लेंस सूत्र नहीं देखे हैं निगमन तो इसकी भी वीडियो मैंने डाला है, आप जाइए प्लेलिस्ट में मिल जाएगा लेंस सूत्र का निगमन, ठीक है। तो लेंस सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये सूत्र होता है लेंस का। तो इसी मान रखिए तो हो जाएगा 1/f, f की जगह पे हमें क्या रखना है, एफ ई, तो यहाँ पर लिख दीजिए एफ ई बराबर 1/v का मान क्या रखना है, माइनस डी रखना है, तो माइनस डी रख दीजिए। तो ये हो जाएगा माइनस 1/u का मान रखना माइनस यू ई, तो ये दोनों माइनस माइनस मिल करके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो इसको लिख सकते हैं 1/fe बराबर माइनस 1/d प्लस 1/ue, ठीक है। तो इसको हम क्या करें, पक्षांतर करके इधर लाएं और इसको उधर ले जाएं, तो ये हो जाएगा 1/, ठीक है। इसको पक्षांतर करके हम इधर लाएं, ठीक है। तो अब हम क्या करें, इसको पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/ue बराबर 1/fe प्लस 1/d, इतना हो गया। तो इसी में लिखेंगे दोनों ओर d से भाग देने पर, कैपिटल D से भाग देने पर, ठीक है। कैपिटल D से क्या करिए, दोनों तरफ भाग कर दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा, तो इसमें d से भाग करिए तो ये हो जाएगा d/ue बराबर d/fe प्लस ये हो जाएगा d/d, यानी ये कट जाएगा तो एक बचा, तो इसको हम लिख सकते हैं d/ue, ठीक है। d/ue बराबर, इसको हम पहले लिख लें +1, यानी 1 प्लस इसको अब बाद में लिख दें d/fe, ठीक है। तो यह जो मान प्राप्त हुआ है, हम क्या करें, समीकरण नंबर जो हमारा 4 बना है वहाँ पर रख दें। तो लिखेंगे d/ue का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रख दीजिए, ठीक है। तो समीकरण 4 ये है हमारा, तो d/ue का मान इतना है, तो इसी को ला करके यहाँ पे रख दीजिए। तो ये हो जाएगा m बराबर, ये हो जाएगा माइनस v0/u0, ठीक है। कोष्टक में ये रख दो 1 प्लस d/fe, ठीक है। तो ये हमारा आवर्धन क्षमता का मान पता हो गया, ठीक है, पहली कंडीशन का। तो लिख देंगे अब नली की लंबाई, तो यानी कि अब नली कितनी लंबी होगी, तो लिखेंगे नली की लंबाई L बराबर, जो नली की लंबाई L है वह दो लेंसों के बीच की दूरी होगी। तो दो लेंसों के बीच की दूरी, टोटल दूरी कौन है, V0 प्लस UE, तो ये हो जाएगा V0 प्लस UE।
तो एक नली का सूत्र के लिए ये सूत्र हो निकल गया। अब जो दूसरी कंडीशन है वह कंडीशन है, यहाँ पर लिखेंगे दूसरी वाली कंडीशन कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो तब, यानी कि जब अंतिम प्रतिबिंब जो है अनंत पर बनेगा तो v का मान कितना होगा, अनंत होगा। ठीक है, और जो u का मान होगा वह किसके बराबर होगा, fe के बराबर होगा। तब फिर इसी को क्या करिए, डायरेक्ट लेंस सूत्र क्या करिए, डायरेक्ट मान यहाँ पर रख दीजिए, क्या नाम है आपका जो समीकरण नंबर 4 में। तो लिख दो यह मान, लिखो यह मान, ठीक है, मान समीकरण 4 में रखने पर, क्योंकि वहीं से आवर्धन क्षमता का मान निकलेगा। मेन आवर्धन क्षमता का मान का जो सूत्र है, जो आवर्धन क्षमता का जो सूत्र है यही है। ठीक है, इसी के आधार पे सभी हम निकाल रहे हैं रखने पर। तो इसी में मान रख दीजिए। तो जहाँ पर v 0 है वहाँ पर अनंत रख, जहाँ पर v है वहाँ पर अनंत रखिए, और जहाँ पर u है वहाँ पर f ही रखिए। तो ये हो जाएगा m बराबर -v0 अपॉन u0 कोष्टक में, ये हो जाएगा आपका d अपॉन ue है, ue की जगह पे fe रख दो। तो ये हमारा सूत्र हो गया आवर्धन क्षमता का दूसरे लिए, कि जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बनता हो, अनंत पर बनता हो। ठीक है, तो इस तरह से हमारा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन क्षमता का सूत्र का निगमन हो चुका है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो यहाँ से ले लीजिए, शुरू से मैं दिखा दे रहा हूँ। ये यहाँ से विशेष परिस्थितियाँ, ठीक है, फिर इसके बाद इतना ये लिख लो, फिर ये, ठीक है, फिर उसके बाद इतना वाला भाग यहाँ से, ठीक है, जहाँ से डेरिवेशन किया गया है। ठीक है, बाकी थ्योरी वाला तो मैंने वहाँ पर पूरा बाकायदा अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, तो इसी तरह से मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।